तो चलिए गाइस फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब अब हम ये जानेंगे कि कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। देखिए आपने गौर किया हो एग्जांपल्स में, तो आपको कैथोड पे मेटल या फिर गैस मिल रहा था, तो आपको मेटल के केस में वेट पूछा जा सकता है और गैस के केस में आपको क्या पूछा जा सकता है, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के केस में पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वेट कितना मेटल का, वॉल्यूम कितना गैस का, या फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो ये तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इन्हीं की कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फंडामेंटल रिक्वायर्ड रहेगा। पहला फंडामेंटल लिखिए जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा इनकी कैलकुलेशन में, दैट इज चार्ज ऑन, ध्यान से लिखिएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है। हालांकि मैं सीधे भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं इसका मतलब क्या होता है। जरा आप मुझे बताइए, फटाफट से बताइए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है या ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव का साइन आएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, हमको एक के लिए नहीं चाहिए, हमको एक मोल के लिए चाहिए। तो बताइए इन 1 मोल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हमें क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मोल के लिए पूछा है। 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10⁻23 और ये कितना है 19, तो यहां पर 10⁻4 प्लस में बच रहा है, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में आंसर ही आएगा, दैट इज 96486 के अराउंड आएगा। सबको समझ में आ गया। 9 से आप करके देख लो, इस यहां पर 10⁻4 बचेगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो 96486 के अराउंड आएगा। लेकिन हमारी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें डिसाइड किया गया कि इस नंबर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 96500। ये आप लोगों को याद रखना है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, 96500 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूलों में, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500। ये एक बेसिक था जो आप लोगों को इसमें रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोगों को कैलकुलेशन करना कि भैया वेट, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैराडे का पहला लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसी से फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोगों को फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा, वहीं से ही फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या लिखेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, बड़े ध्यान से लिखिएगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो टोटल 2 लॉ हैं इसमें जो आपको पढ़ने हैं, पहला लॉ पढ़ रहे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका वेट, उसका जो वेट होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसका जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आप उसमें कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हो। बड़ी कॉमन सी बात है, आप लोग खुद याद करो, जब कल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोड के साथ साथ एक डीसी बैटरी लगाई थी। आप लोगों को पता है, ये तो आपको याद ही होगा, ये माइनस और ये प्लस। अब आप सर्किट में कितनी करंट कितने टाइम के लिए फ्लो करवाते हो, यानी कि चार्ज कितना है, आपका प्रोडक्ट का वेट उसी पर डिसाइड होगा। सीधी सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है। उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जितना करंट जितने टाइम के लिए मैं फ्लो करवा रहा था, यानी कि जितना चार्ज में फ्लो करवा रहा था, हमको वेट ऑफ प्रोडक्ट उतना ही मिल रहा था इलेक्ट्रोड पे। बड़ी कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब जरा ध्यान से चेक करो, W यानी कि वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग इन द सर्किट। सबको समझ में आ गया। सो यहां पर मैं लिख देता हूं साइड के अंदर कि Q का मतलब क्या होता है। तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज करंट इनटू टाइम। इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब कितनी करंट कितने टाइम के लिए आपने फ्लो करवाई, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। और फैराडे ये कहता था कि जो भी वेट आपको मिलेगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा आगे क्या हुआ। हमको पता है मैथमेटिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो चलो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर उसने एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया, दैट W इज इक्वल टू Z इनटू Q।
ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि Z की वैल्यू क्या होगी। देखिए W क्या है यहां पर, दैट इज वेट ऑफ प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड, Q क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ना व्हाट अबाउट Z, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब Z निकालेंगे कैसे, तो देखिए Z का मतलब समझें, यहां पर Z इज इक्वल टू क्या है, दैट इज W अपॉन Q, हाँ या ना, बड़े ध्यान से समझेगा। Z क्या है, इसको इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी कहते हैं, बाय द वे अगर आपको नहीं पता, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी कहते हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो डोंट वरी, मैं इसको मतलब समझा रहा हूं आपको, इसको निकालना कैसे है। इसको केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब ये Z को निकालेंगे कैसे, उस पर फोकस करो, ठीक है। नाम इतना क्या खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि Z की वैल्यू निकालेंगे कैसे। नाउ इस फॉर्मूले के हिसाब से Z कितना आ रहा है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसके हिसाब से Z कितना आ रहा है, दैट इज W बाई क्यू। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ रहा है W बाई क्यू। अगर मैं यहां पे लेट, बड़े ध्यान से समझेगा, लेट द वैल्यू ऑफ Q इज 1 कूलम, चार्ज कितना फ्लो करवाया, 1 कूलम। सो 1 कूलम फ्लो करवाने पे जो भी आपको वेट मिलेगा इलेक्ट्रोड पे, वो सीधे सीधे किसके बराबर होगा, Z पे। ध्यान से देखिए, आप अगर सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, तो जो भी वेट मिलने वाला है इलेक्ट्रोड पे, वो सीधे सीधे Z की वैल्यू के इक्वल होगा। दिखाई दे रहा है, Q का वैल्यू 1 रखो तो W किसके बराबर आ गया, Z के, और हमें Z ही तो निकालना था। अब मतलब समझे, और एग्जांपल देके समझाता हूं। ये सबको क्लियर है क्या। सो फाइनली हमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाना है, उसके रिस्पेक्ट में Z का वैल्यू निकालना है। सबको समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सपोज मान लीजिए कि हमने मोल्टन NaCl लिया, और मोल्टन NaCl में हमें पता है कि Na+ जाके क्या करेगा, कैथोड पे रिड्यूस होगा। ये मैंने आपको इसके सेकंड लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो देखिए Na+ रिड्यूस होगा, कैथोड पे जाके 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये ध्यान से देखिएगा, Na+ ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कर लिया, और किस में कन्वर्ट हो गया, Na के अंदर, ठीक है, सबको पता है ये तो। अब एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, हाफ केमिकल रिएक्शन है, इसको हाफ रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब जरा इस रिएक्शन को पढ़िए, क्या सबसे पहले ये बैलेंस है क्या, ये बिल्कुल बैलेंस है। क्यों, क्योंकि यहां पे सोडियम 1 है, यहां भी सोडियम 1 है, यहां भी चार्ज 0 है, वहां भी चार्ज 0 है। अब यहां पे हुआ क्या है, जरा चेक करो, इसको पढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि अगर मैं सर्किट में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाऊं, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ही हो गया ना, 1 मोल चार्ज फ्लो करवाऊं, तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 मोल सोडियम मिलेगा। ये तो आता है ना आपको। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, अगर मैंने 1 मोल चार्ज फ्लो करवाया तो मुझे 1 मोल सोडियम मिलेगा, हाँ या ना। हमें कितने के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए नहीं निकालना, 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाना है। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, अभी हम देखे थे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500 कूलम फ्लो करवाया है। ध्यान से इसको देखिएगा, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हो तो आपको 1 मोल सोडियम मिलता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज हो गया, 96500। अभी आप पढ़ के आए, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। यानी कि आपने 96500 कूलम फ्लो करवाया तो आपको 1 मोल सोडियम मिला। 1 मोल सोडियम का मतलब कितना ग्राम हो गया, 23 ग्राम सोडियम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 मोल में किसी भी एलिमेंट का मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो यहां पर 23 ग्राम हो गया। हमें 96500 कूलम के लिए नहीं निकालना है, हमें कितने के लिए निकालना है, हमें तो Z की वैल्यू चाहिए। उसके लिए चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। तो बताइए यहां पर 1 कूलम अगर मैंने फ्लो करवा दिया, ठीक है, 96500 कूलम में 23 ग्राम मिल रहा है, तो 1 कूलम में कितना मिलेगा, दैट इज 23 डिवाइडेड बाई 96500, हाँ या ना। सबको समझ में आ गया। और यही किसकी वैल्यू है, यही Z की वैल्यू है। किसके लिए, यहां जरा ध्यान से इसको देखिए, ये Z की वैल्यू किसके लिए, सोडियम के लिए। सबको क्लैरिटी आ गया यहां। तो इसका मतलब अगर Z का वैल्यू सोडियम के लिए पूछा जाए तो क्या आएगा, 23 डिवाइडेड बाई 96500। और अगर मैं यहां पर 1 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही है, किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। अब मैंने यहां पर 1 क्यों लगाया पता है, एक्चुअल में 1 है सोडियम का n फैक्टर, और n फैक्टर क्या होता है, किसी भी एटम के लिए n फैक्टर होता है कि उसका वैलेंसी कितना हो, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन कितने लिए हो। आप ऐसे समझ लिए, यहां पर मैंने यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर इसको एन फैक्टर भी कह सकते हैं। सोडियम के केस में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो आप ध्यान रखिए, यहां पर मैं 1 लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये तो था सोडियम के केस में। मान लो कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर मैग्नीशियम Mg+2 जा रहा है कैथोड की तरफ, ये भी पॉसिबल है ना। मान लो मैंने मोल्टन MgCl2 ले लिया, तो उस केस में Mg कहां जाएगा, कैथोड की तरफ, Mg+2, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ या ना।
तो फाइनली यहां पर मैग्नीशियम मिल रहा है। अब जरा चेक करो ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि अगर आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए, कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको 1 मोल मैग्नीशियम मिलेगा, हाँ या ना, सबको मालूम पड़ गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने पर मुझे 1 मोल मैग्नीशियम मिलेगा। तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है जरा समझे, मैं कितना चार्ज फ्लो कराया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500, तो 2 मोल में कितना हुआ 2 इंटू 96500, हाँ या ना, सबको मालूम पड़ गया। इतना मैंने चार्ज फ्लो करवाया तो मुझे 1 मोल मैग्नीशियम मिलेगा। 1 मोल मैग्नीशियम मास कितना होता है 24 ग्राम। ये सबको क्लियर हो गया। तो हमें तो इसका Z निकालना है, तो हमें कितना चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा सर्किट के अंदर, 1 कूलम, क्योंकि Z की वैल्यू में Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 कूलम। हमने कितना चार्ज फ्लो करवा दिया है 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज फ्लो करवा दिया। तो बताओ कि अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाऊंगा तो फाइनली यहां पर बताइए कितना वेट मिलेगा। देखिए इतना चार्ज फ्लो करवाने पर 24 ग्राम मिल रहा है, तो 1 कूलम फ्लो कराएंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2, हाँ या ना, ये मतलब निकलता है। यानी कि ये Z का वैल्यू किसके लिए हो गया, मैग्नीशियम के लिए। क्लियर है सब लोगों को। अब हम बार बार तो ये नहीं करने वाले, हर एक के मेटल के लिए या फिर नॉन मेटल के लिए ये तो नहीं देखने वाले, लेकिन यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। एक्चुअल में Z की वैल्यू आप निकाल कैसे रहे हो, पहले केस में Z की वैल्यू आपने कैसे निकाली, हमने लिया सोडियम का मोलर मास, या फिर कहें उसको एटॉमिक मास, हाँ या ना, एटॉमिक मास लिया। सबको समझ में आ गया। अगर सोडियम की जगह कुछ और होता, कोई मॉलिक्यूल होता, तो उसका मोलर मास होता, दैट्स इट। तो ऊपर तो आपको क्या लिखना है Z की वैल्यू निकालने के लिए, जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका एटॉमिक मास या फिर मोलर मास लिखना है। सबको क्लियर हो गया, क्योंकि क्लोरीन भी तो मिल सकती है, तो उस केस में उसका मोलर मास लिखोगे। सो फाइनली अब नीचे क्या लगेगा जरा चेक करो, दोबारा ध्यान से देखना। एक तो ऊपर क्या आ रहा है न्यूमिनेटर के अंदर, या तो मोलर मास, डिपेंड करेगा आपका मॉलिक्यूल है या फिर एटम है। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। सबको समझ में आ गया। नीचे 96500 से डिवाइड होगा, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है, और साथ में आपने यहां पर लगाया 1, क्योंकि सोडियम का एन फैक्टर होता है 1, तो इसका मतलब यहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एन फैक्टर से। नीचे भी ये फॉर्मूला बन रहा है, जरा चेक करो। यहां पे आपने मैग्नीशियम का क्या लिखा, एटॉमिक मास। अगर कोई मॉलिक्यूल होता तो आप क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 96500, ये कॉमन फैक्टर है जहां होगा। और मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, उसका एन फैक्टर भी उतना होता है। आप नोट डाउन कर लो, जिसको पता नहीं है कि किसी एटम का आप एन फैक्टर कैसे निकालते हो, उसकी वैलेंसी ही उसका एन फैक्टर होता है गाइस, ये ध्यान रखिए आप। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2 होता है। सो फाइनली आप यहां क्या लिखोगे, एन फैक्टर। तो हमको Z निकालने का फॉर्मूला मिल गया। दिमाग लगाओ कि Z यहां पर कैसे निकला और यहां पर कैसे निकला, आप कर क्या रहे हो। यहां पर ऊपर आप क्या लिखोगे, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। नीचे क्या लिखोगे 96500 इंटू क्या करोगे, एन फैक्टर, दैट्स इट। उस वो Z का वैल्यू हो गया। और अगर आपने Z का वैल्यू निकालना सीख लिया तो आप Z की वैल्यू अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। सो फाइनली पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं कि यहां पर Z का वैल्यू पुट करने से क्या होगा। ले लो। सो चलिए गाइस, फाइनली फॉर्मूला क्या आया वेट निकालने का, किसी भी एलिमेंट का या प्रोडक्ट का कैथोड और एनोड पे, उसको जरा समझ लें। हमने सबसे पहले फैराडे के फर्स्ट लॉ से समझा कि W इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू क्यू। ये हमने कहां से मिला, हमें फैराडे के फर्स्ट लॉ से। ये तो हमें फैराडे के फर्स्ट लॉ से मिला, हाँ या ना, सबको समझ में आ गया। और हमने क्या किया, धीरे धीरे Z का वैल्यू समझा कि Z का मतलब क्या है। Z है कि अगर आप सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाओ तो जो भी वेट मिले वो Z के इक्वल होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर अलग अलग तरीके से निकाल के Z का एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया। Z का जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, Z निकलेगा आपका, या तो आप ले लो मॉलिक्यूलर मास या फिर आप ले लो एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 96500 इंटू क्या करोगे, एन फैक्टर। ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका एन फैक्टर लेना है। सबको क्लियर हो गया। सो फाइनली ये Z के वैल्यू को अगर मैं ऊपर उठा के रख दूं तो हमारे पास वेट आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। सो फाइनली वेट कितना आ रहा है, वेट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू Z का वैल्यू। यहां पर आप कुछ भी एक चीज लेके चल लो, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। यहां पर मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, तो मैं सीधे लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास। सबको समझ में आ गया। चलो, तो फाइनली मॉलिक्यूलर मास और साथ में क्या करोगे, डिवाइडेड बाई, देखिए जरा ध्यान से, दैट इज 96500 isn't it into n factor of that product, और साथ में क्या आ रहा है, Q। अब Q की वैल्यू भी उठा के रख रहा हूं, दैट इज करंट इनटू टाइम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली ये वेट का फॉर्मूला आ गया आपके पास, जिससे आप सीधे प्रोडक्ट का वेट निकाल सकते हो। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है
अगर एटम का एटॉमिक मास क्या है, आपने सर्किट में करंट कितना फ्लो करवाया, आपने टाइम कितना रखा, नीचे 96500 डिवाइड कर दो, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। एन फैक्टर किसका निकालना है, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। प्रोडक्ट कैसे गैस होगा ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में सिखा दिया था। अब बड़े ध्यान से समझिए इसको। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। अगर मैं यहां पर चेक करूं तो ये है रेशियो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर आपको सॉल्यूशन चैप्टर में सिखा चुका हूं। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। कई बार पूछते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहां पर इस फॉर्मूले को चेंज करके यूं भी लिख सकते हो, जरा देखो। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास होता है, तो इस फॉर्मूले को ये लिखा जा सकता है, W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास इंटू क्या करोगे, करंट, इंटू क्या करोगे, टाइम, डिवाइड बाय क्या करोगे, 96500। आपको बुक्स में इस वे से भी मिल सकता है, तो घबराना नहीं, एक ही बात है। सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सबको क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छी चीज बताता हूं। सपोज ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं मॉलिक्यूलर मास को नीचे ले जाऊं, यहां पे डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा जरा चेक करो। दैट वेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ प्रोडक्ट इसको नीचे ले गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इनटू टाइम डिवाइड बाय क्या होगा, जरा चेक करो, 96500 इनटू इन फैक्टर। यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट इज 96500 इनटू क्या करोगे, एन फैक्टर, आया ना। अब आप बताइए, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन करता हूं तो मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करता हूं। मैं कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करता यहां से, क्योंकि बहुत आसान है। यहां ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में क्या लिखा है, मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। आपने सर्किट में करंट कितना फ्लो करवाया, कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया, 96500, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ये फॉर्मूला है जो आपको इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर बॉक्स में बंद कर 2 लिख देता हूं। सबको समझ में आ गया। पर यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जरा उसको चेक करो, दैट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका, प्रोडक्ट का ही लेते हैं हम लोग। सो फाइनली ये जो रिलेशन है ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज देगा। जब मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो इसको इस्तेमाल करूंगा मैं, सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल करूंगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं मैथमेटिकली, देखिए यहां पर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो 2 जगह मिलेंगे, दैट इज देखो, मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, साथ में क्या आएगा, मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट। मैं मान लेता हूं कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका एन फैक्टर कितना मान लेते हैं, एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, और साथ में यहां पर क्या लिखूंगा, एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया। मैथमेटिकली यहां पर मोल्स एन फैक्टर के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो मैं मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं, दैट द मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एन फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। अगर कोई चीज एंटी प्रोपोर्शनल होती है तो मैथमेटिकली उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कोई भी सवाल करूंगा तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 का ही काम करूंगा। ध्यान से देखिएगा, जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट टू द मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट्स का रेशियो निकालूंगा। वो किसके इक्वल होगा, इनके एन फैक्टर के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। सबको समझ में आ गया। ये काम मैं सबसे पहले करूंगा जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं मोल्स निकालूंगा, किसी एक के दूसरे के मोल तो मैं यहां से निकाल लूंगा। ये आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन मैं आपको पूरे दिन में बोल रहा हूं, मैंने जितनी चीजें यहां पर लिखी हैं उसको बड़े ध्यान से नोट डाउन करके एक एक चीज को क्या करो, ध्यान से देखो, और कैसे डराइव हुई है उसको भी देखो। मैं सबसे ज्यादा यही 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करूंगा। सबको समझ में आ गया। और ये कैसे ड्राइव हुए हैं, मैंने आपके सामने ड्राइव किए हैं, सबको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब सारा खेल यहां पर किसका है, एन फैक्टर का है। और मैंने आपसे कहा था एन फैक्टर आप निकालना सीख लो। सबको मालूम पड़ गया। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देख लो, एन फैक्टर का ही खेल है। अब ये पूरा लेक्चर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल करने का मजा तभी आएगा जब आप पूरे लेक्चर को एक बार देख के समझ जाओगे कि यहां पर सर ने करवाया क्या है। जब तक आप वो नहीं समझोगे आपको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको मिलने वाला नहीं है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगा कि लिटरली बहुत आसान है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको फॉर्मूला सीधे भी बता सकता था कि लिख लो भाई, मोल्स करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय 96500 इनटू एन फैक्टर। और मैं कब से आपको एन फैक्टर याद करवा रहा हूं। जिसने एन फैक्टर निकालना, जिसको नहीं आता है, एक तो मैंने सॉल्यूशन में सिखाया था, अदरवाइज यूट्यूब पे मेरी 2 वीडियोज है एन फैक्टर निकालने के लिए।
एटम के केस में क्या होता है, उसकी वैलेंसी उसका इन्फेक्टर होता है। सबको समझ में आ गया? और अगर कोई चार्ज हो तो उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसका इन्फेक्टर होता है। तो इस चीज को समझें। सबको समझ में आ गया? और इस चीज पे हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल अगली वीडियो में करने वाले हैं। फाइनली क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप याद रखो, अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम न्यूमेरिकल तो करेंगे, साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क दिया है, ईमानदारी से होमवर्क करो गाइस। बी ऑनेस्ट। अगर आपने सोच लिया है कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करना है, तो साथ साथ मैं जो टास्क दे रहा हूं उसको बराबर से पूरा करते रहो। अगर आपने बराबर से पूरा किया, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे और मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर इतने अच्छे से करवा दूंगा कि आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल बराबर से निकलेंगे, कोई टेंशन आएगा ही नहीं। बहुत ज्यादा बायो के बच्चे जो है, मैथ्स के बच्चों को डर नहीं लगता है, लेकिन बायो के बच्चे ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा मानते हैं। आप समझ लीजिए, फिजिकल भी आसान है, और जो बायो का बच्चा फिजिकल करके जाता है लिटरली उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत लोगों को आती है। इस चीज को समझे, बायो के लिए बात कर रहा हूं मैं। जबकि जेई में उल्टा है, जेई में फिजिकल बहुत अच्छी होती है लोगों की, ऑर्गेनिक अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो आप जो चीज अच्छी नहीं होती है फोकस उस पर करो, यही तो टाइम है करने का। इस चीज को समझो, इसलिए तो फिजिकल करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक शुरू कर दिए हैं, जबकि ऑर्गेनिक आपको लास्ट में ही पढ़ना चाहिए, और ये एनसीईआरटी खुद कहता है। तो इसलिए पहले फिजिकल कर लो, वी हैव टाइम, सो मच टाइम। ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इस चीज को समझें। तो बड़े ध्यान से इन चैप्टर्स को करो और यहां पर पूरी थ्योरी ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है, और होमवर्क कंप्लीट कर लेना। अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।